दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। इस दुनिया में कई तरह की नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ऐसा मेरे दादाजी कहा करते थे। जब मैं छोटा था तब मैं अपने दादाजी से कई कहानियां सुना करता था, जिनमें भूतों की डरावनी कहानियां भी शामिल थी। वैसे सच कहूँ तो मैं बचपन से ही भूतों से काफी डरा करता था और मैंने कभी किसी भूत को सच में नहीं देखा था। पर उस रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं अपनी फैमिली के साथ मुंबई शहर में ही रहता हूँ और हम लोग अपने गांव से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते थे, इसलिए गांव के साथ हमारा तालमेल कुछ खास नहीं रहता था। वैसे तो मैं मुंबई के वर्सोवा गांव में रहता था। खैर, ये बात तब की है जब हमारे आजू बाजू के शहर में किसी पेट्रोल वगैरह को लेकर लड़ाई दंगे चल रहे थे और इस मामले ने चारों तरफ मारपीट की दहशत पैदा कर रखी थी। आने जाने वाली गाड़ी को तोड़ा जाता था, जिस वजह से करीबन 13 दिन के लिए गाड़ी मोटरों का आना जाना लगभग बंद ही कर दिया गया था और साथ ही पेट्रोल पंप भी। ऊपर से गांव के अंदर शादी थी, जिस वजह से वहां पर जाना बहुत ही जरूरी हो गया था। अब गांव तो जाना था, लेकिन उस वक्त तो कोई भी बस या फिर ट्रेन की सेवा नहीं थी। इन दोनों सब कुछ बंद था, लेकिन मेरे चाचा ने जैसे तैसे हमारे गांव जाने का इंतजाम किया। उनका पहचान का कोई डॉक्टर था, जिसकी जानकारी से हम लोग सतारा के लिए निकले। उस कार में मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों ही थे। करीब शाम के 3 बजे हम गांव के लिए निकले। वैसे निकलना तो जल्दी ही था, लेकिन चाचा जी बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए जैसे ही गाड़ी का इंतजाम हुआ तो वैसे मुझे और मेरे भैया को गांव भेज दिया। अब कुछ घंटे बीत गए थे और हम मुंबई के बाहर आ गए थे। सच कहूं तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी मुंबई की सड़कों को इतना खाली नहीं देखा था। खैर, कुछ घंटे गाड़ी में बैठने के बाद मेरी आंख लग गई, लेकिन मेरे भैया गाड़ी चला रहे थे। कुछ वक्त बाद अचानक ही गाड़ी को एक बड़ा झटका लगा और मेरी आंखें खुल गईं। मैंने जब बाहर देखा तो गाड़ी किसी सुनसान जगह पर रुकी हुई थी। मैंने तुरंत ही भैया को देखा तो वो एकदम ही चुप बैठे हुए थे। भैया पसीने में लथपथ थे और ऐसे बैठे थे जैसे कि उन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। तभी मैंने भैया को पूछा कि भैया क्या हुआ, कि तभी भैया ने मुझे बताया कि गाड़ी के सामने कोई आया था और मुझे लगता है कि हमने उसे कुचल दिया है। भैया काफी डरे हुए थे, तो वो तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतरे और मैं भी नीचे उतरा। तो हमने देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। हम एक घाट पर थे और पूरा सुनसान रास्ता, एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ चट्टान थी और अब गहरी रात हो चुकी थी और इस डरावनी रात में चांद आसमान में किसी बल्ब की तरह चमक रहा था। मुझे लगा कि भैया को कोई गलत फहमी हुई होगी, इसलिए मैंने भैया को कहा कि अरे भैया, चलिए चलते हैं, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। इस पर भैया ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप गाड़ी में बैठने लगे। भैया परेशान थे तो मैं भी उनके साथ गाड़ी में बैठने लगा। पर सच कहूँ तो मैं भी काफी डर गया था, क्योंकि गाड़ी में झटका तो आया था जैसे हमने किसी भारी वस्तु को कुचल दिया हो। खैर, भैया और मैं गाड़ी में बैठे और भैया ने गाड़ी चालू की और गाड़ी स्टार्ट करते ही जैसे ही हेडलाइट की रोशनी उस काली चादर की तरफ बिछी हुई पड़ी सड़क पर गई, तो हमने देखा कि हमें सड़क के बगल में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी हुई नजर आ रही थी और उसके बगल में एक बहुत ही छोटा सा संदूक था। तो मुझे समझने में कंफ्यूज हो गया कि ये छोटा सा संदूक यहाँ पर कौन रख सकता है। मगर जैसे मैं गाड़ी से नीचे उतरने वाला था कि तभी मेरे भैया ने मुझे रोकते हुए कहा, सुनो, नीचे मत उतरना। मैंने सुना है कि सड़क के ऊपर रात में चोर डाकू घूमते हैं और उनके डर से सड़क के ऊपर रात में अक्सर लोगों की चहलकदमी कम हो जाती है। भैया ने तो सुना था कि वहां पर चोर वगैरह का आतंक है, लेकिन मैंने सुना था कि उस सड़क के ऊपर भूत पिशाच डैन जैसी चीज रहती है। खैर, सभी की अलग अलग सोच होती है, तो शायद मेरी और भैया की भी अलग अलग थिंकिंग थी। तभी मैंने भैया की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन भाई, मैंने तो सुना था कि यहाँ पर कोई भूत रहता है। मेरी बातों को सुनने के बाद भैया ने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, अरे भाई, तू भी आज की जनरेशन में कहाँ इन चीजों के बारे में डिस्कस कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। इतना कहने के बाद उन्होंने गाड़ी का गियर डाल दिया और अब हमने ठान लिया था कि हमें सड़क के ऊपर चाहे कुछ भी नजर आए, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई साजिश हो और यहाँ के चोर और डाकू हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हों। इसलिए मेरे भैया फूंक फूंक कर
कदम रखना चाहते थे। उन्होंने गाड़ी की स्पीड को हल्का ही बढ़ाया था, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छी तरह से गाड़ी को चलाना नहीं जानते थे। उनके पास भी गाड़ी चलाने का पूरा एक्सपीरियंस नहीं था, मगर अपना काम तो चला ही लेते थे। उसे सड़क के एक साइड में गहरी खाई नजर आ रही थी और दूसरी साइड में एक चट्टान थी। ऐसा लग रहा था कि अगर हमारी थोड़ी बहुत भी गलती हुई तो हम उस खाई में गिर सकते थे। हालांकि उस खाई की लंबाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने उम्मीद तक नहीं की थी। दरअसल हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के निचले हिस्से से किसी चीज के खटखट की आवाज आ रही थी, जिसके चलते हमने गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया और उसके बाद गाड़ी को एक जगह पर रोक दिया। मेरे भाई समझ गए थे कि या तो गाड़ी में कुछ गड़बड़ है या फिर गाड़ी के नीचे वाले हिस्से में कुछ फंसा हुआ है, जिस वजह से गाड़ी के दोनों टायर को घूमने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अब उन्होंने गाड़ी को सड़क के ही बगल में लगा दिया था जिस तरफ वो चट्टान बनी हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा, छोटू एक काम कर, तू नीचे उतर कर देख कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने अपना फोन मेरे हाथ में पकड़ा दिया और जैसे उनका मोबाइल मेरे हाथ में आया तो मैं उनका फोन लेकर गाड़ी के नीचे की साइड देखने लगा। पहले तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद मेरी नजर दो चमकती हुई आंखों पर पड़ी और जैसे मैंने उन दोनों आंखों को चमकते हुए देखा तो मेरा पूरा बदन कांप गया। मुझे लग रहा था कि कोई गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है और अब तक उसकी मौत हो चुकी है और अब उसकी आंखें चमक रही हैं। इसलिए अब मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ होने लगा था। लेकिन ठीक से देखने पर पता चला कि वो तो कोई जानवर था जो वहां से भाग गया। लेकिन दूसरे ही पल मैंने उससे भी बेहद ही भयानक नजारा देखा। वो नजारा इतना डरावना था कि मेरा पूरा का पूरा शरीर सुन्न हो गया। दरअसल मैंने देखा कि एक टांग और एक हाथ नीचे वाले हिस्से में लटके हुए थे और खून की बूंदें नीचे गिर रही थी। बस इतना देखते ही मेरी जोरों से चीख निकल गई और मेरी चीख मेरे भाई के कानों तक पहुंच गई। जैसे उसने देखा कि मैं पूरी तरह से डरा हुआ हूं तो वो जल्दी से मेरे पास आया और सबसे पहले उसने मुझे उठाया। लेकिन तब तक मेरा पूरा शरीर अकड़ चुका था। मैं उसे नीचे की तरफ देखने का इशारा कर रहा था और जैसे उसने भी नीचे की ओर देखा तो वो भी बुरी तरह से कांपने लगा। उसकी भी हालत मेरी तरफ बन गई थी। फिर उसने हल्की सी आवाज में कहा, चल जल्दी गाड़ी में बैठ। और इतना सुनते ही मैंने आओ देखा ना ताओ और जल्दी से भागता हुआ उसके पीछे पीछे गाड़ी में चढ़ गया। लेकिन गाड़ी के अंदर भी अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और अब मेरी सांस भी ऊपर नीचे होने लगी थी। मैं समझ गया था कि आज हम दोनों एक बहुत ही बुरे जाल में फंस गए हैं और हमें ऐसा लगने लगा था कि अब पुलिस वाले हमको नहीं छोड़ने वाले। लेकिन तभी मेरे भैया ने जो बताया उसे सुनकर तो मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। दरअसल उसने बताया कि जिन हाथ पैरों को मैंने गाड़ी के नीचे लटका हुआ देखा था, वास्तव में नीचे की तरफ हाथ पैर नहीं थे, बल्कि वो कोई भूत था जो अपने घुटनों के बल पर गाड़ी के नीचे था। और उसी के इन नज़ारों से हम इतनी बुरी तरह से डरे हुए थे। और उसने बताया कि और अब अगर हम गाड़ी को यहाँ से जल्दी नहीं निकाल पाए तो हम दोनों अपनी जान गंवा सकते हैं। और मैं इस समय मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने भाई की तरफ देखा। लेकिन मैं जानता था कि ऐसी हालत में वो भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास एक मौका था कि हम अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाएं। तभी हमने ऐसा ही करने की कोशिश की। लेकिन ऐसे मामलों में कहाँ गाड़ी स्टार्ट होती है, पर हम बार बार गाड़ी का एक्सीलेटर दबाते रहे, लेकिन गाड़ी अब स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने भैया की तरफ इशारा किया और उन्हें नीचे उतरने को बोला, लेकिन मेरे भैया कार से नीचे उतरने के लिए तैयार ही नहीं थे। मगर मैं जानता था कि गाड़ी में रुकना भी हमारे लिए सेफ नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ यहाँ से थोड़ा आगे तक भाग जाना चाहता था। मगर जब वो नहीं माने तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। इतने में हमें सामने की ओर से एक रोशनी दिखी। जब वो रोशनी हमारे करीब आई तो हमने देखा कि वो एक कबाड़ की गाड़ी थी और उस गाड़ी के अंदर महज एक आदमी था जो उसे ड्राइव कर रहा था। तभी उस आदमी ने अपनी गाड़ी को हमारी गाड़ी के करीब से निकालने के लिए बेहद ही कम स्पीड कर दी और यही सही मौका था। इसीलिए मैंने जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश की और फिर उस कबाड़ी वाली गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने जैसे मुझे देखा तो उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि मैं मुसीबत में हूँ। फिर इसी बीच मेरे भैया भी कार से नीचे उतर आए और तब तक मैं उस ड्राइवर के पास पहुंच गया
और उसे सारी बात बताने लगा। मेरी बातों को सुनकर उस ड्राइवर ने कहा, देखो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम दोनों को यहाँ से सही सलामत निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर भी मुसीबत आने वाली है, पर उसके तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। उसकी बातें सुनकर मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद में और मेरे भैया आगे वाली सीट पर बैठ गए और उसने भी अब अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों की वजह से उस आदमी पर कौन सी मुसीबत आने वाली थी। जब मैंने उस आदमी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि जरा अपने साइड मिरर में देखना। उसकी बात सुनकर जैसे मेरी नज़र उसकी गाड़ी के साइड मिरर में पड़ी तो मैंने देखा कि गाड़ी के पीछे की साइड करीब 3 महिलाएं गाड़ी के पीछे भाग रही थी और उनके साथ एक 6 फुट का लंबा आदमी भी था, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये काफी आदमखोर है और ये कभी भी आदमी को मार सकता है। तभी उसने अपनी गाड़ी की स्पीड को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी उन लोगों की स्पीड कम नहीं हो रही थी और वो गाड़ी को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने उस ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन भाई साहब, आपको कैसे पता कि ये लोग कहाँ जाने वाले हैं और इनसे कैसे बचा जाए? आप इस तरह खतरों को कैसे खेल सकते हैं? मेरी बातें सुनते उस आदमी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, करीब 13 साल पहले मैं यहीं पर ड्राइविंग किया करता था और उस दिन मेरे साथ एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ। उसके बाद से इन लोगों के प्रति मेरा डर निकल गया और अब ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी बात सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहता है, मगर फिर भी मैंने उसकी बातों को गहराई से समझने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन 13 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? मेरी बात सुनकर उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, देखो, सारी चीजों का उल्लेख एक बार में नहीं किया जाता। इतना कहते वो ड्राइव करने लगा और उसके बाद मेरे और मेरे भैया हम दोनों का ही सर भारी होने लगा। हम दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कि हम दोनों को नींद आने वाली है। फिर कुछ देर के बाद हम दोनों की आंखें बंद हो गई और उसके बाद जब हम दोनों की आंखें खुली तो हमने देखा कि हम एक फैक्ट्री के किनारे एक सुनसान सड़क के ऊपर लेटे हुए थे। दरअसल हमने देखा कि इस समय घड़ी में 4:30 बज रहे थे। फिर हम जल्दी से भागते हुए उस फैक्ट्री के अंदर चले गए और हमने देखा कि वहां पर कुछ लोग काम भी कर रहे थे। तभी हमने वहां जाकर पूरी बात उन लोगों को बताई तो वो हमारी बात सुनकर हैरान हो गए। फिर उन्होंने उस ड्राइवर की 13 साल पहले की एक हिस्ट्री बताई, जिसे सुनकर हमें विश्वास नहीं हो पा रहा था। दरअसल उन लोगों ने बताया कि उस आदमी की मौत 13 साल पहले हो चुकी है और मरने के बाद भी वो आदमी इंसानियत के नाते लोगों की मदद करता है। दोस्तों, उस दिन हमारी जान तो बच गई, लेकिन आज भी हमें उस चीज पर विश्वास नहीं होता कि 13 साल पहले मरे उस आदमी ने हमारी मदद की थी और उस बात को सुनकर हम विश्वास ही नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।